हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फेजीन्स के बारे में। देखिए, ट्राइफॉस्फेजीन की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट ये होता है। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल होते हैं। अब टेट्राफॉस्फेजीन की बात करें तो इनके लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ये रहेगी और ये बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में लेस सॉल्युबल होते हैं। अब ट्राई और टेट्राफॉस्फेजीन इरिटेटिंग और टॉक्सिक नेचर के होते हैं। अब देखिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉस्फेजीन पॉलीमर क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पेट्रोलियम ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं। और अगर इनके सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो इनमें क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट हो जाती हैं और वो धीरे धीरे जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन पॉलीमर्स की बात करें तो इनमें हाई इलास्टिसिटी होती है, लेकिन ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में डिग्रेड हो जाते हैं, इसलिए इन पॉलीमर्स का कॉमर्शियल यूज ज्यादा नहीं किया जाता। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। देखिए, ट्राइफॉस्फेजीन में जो फास्फोरस से क्लोरीन एटम अटैच होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ये क्लोरीन एटम दूसरे मोनोवैलेंट ग्रुप से इजीली रिप्लेस हो जाता है। ये हो जाएंगे कुछ मोनोवैलेंट ग्रुप्स के एग्जाम्पल, और ये हो जाएगी ट्राइफॉस्फेजीन की रिएक्शन डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स के साथ। इसमें ट्राइफॉस्फेजीन की रिएक्शन सोडियम फ्लोराइड, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सोडियम थायोसाइनाइड और सेकेंडरी अमाइन के साथ हो रही है, और इससे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बन रहे हैं जिसमें कि क्लोरीन एटम का रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब अभी जो हमने रिएक्शंस डिस्कस की हैं उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बल्कि ग्रुप्स के स्टेरिक हाइड्रेंस की वजह से अफेक्ट होती है। मींस अगर कोई एक बल्कि ग्रुप ट्राइफॉस्फेजीन के साथ अटैच होता है तो उसके साथ साथ उस रिएक्शन की रेट धीरे धीरे कम होती रहती है, क्योंकि बल्कि ग्रुप के स्टेरिक हाइड्रेंस की वजह से नेक्स्ट ग्रुप फॉस्फेजीन पर इजीली अटैक नहीं कर पाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्शन ऑफ हीट। तो देखिए, जब ट्राइफॉस्फेजीन और टेट्राफॉस्फेजीन को टेम्परेचर की इस रेंज पर हीट किया जाता है तो वो चेन पॉलीमर में पॉलीमराइज हो जाते हैं, और अगर इससे ज्यादा हीट किया जाता है तो चेन पॉलीमर डीपॉलीमराइज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। देखिए, जब ट्राइफॉस्फेजीन का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ट्राइफॉस्फेजीन के सारे क्लोरीन एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं और ट्राइमेटाफॉस्फेमिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये एसिड आइसोमेरिक चेंज के थ्रू एक नया कंपाउंड बनाता है जिसको हम ट्राइमेटा एमिडोफॉस्फेरिक एसिड कहते हैं। देखिए, ये हो गया ट्राइमर। जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो सारे क्लोरीन एटम OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं और ये कंपाउंड आइसोमेरिक चेंज के थ्रू नया कंपाउंड बनाता है। अब अगर ट्राइफॉस्फेजीन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे फॉस्फेरिक एसिड और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम टेट्राफॉस्फेजीन का हाइड्रोलाइसिस बॉइलिंग वाटर के साथ करते हैं तो उस केस में भी इसके सारे क्लोरीन एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं और एक स्टेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। अब बात करते हैं एक्शन ऑफ एयर के बारे में। देखिए, जब फॉस्फेजीन पॉलीमर को एयर में स्टोर किया जाता है तो वो कुछ टाइम बाद ब्रिटल हो जाते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है? देखिए, एयर की प्रेजेंस में वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है और फॉस्फोरस एटम्स के बीच में ऑक्सीजन एक ब्रिज की तरह बिहेव करता है, जिससे कि लीनियर पॉलीमर में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और वो ब्रिटल बन जाते हैं। देखिए, ये एक लीनियर पॉलीमर और ये दूसरा लीनियर पॉलीमर, जब इनको एयर में रखते हैं तो ये मॉइस्चर गेन करेंगे और मॉइस्चर की वजह से दोनों पॉलीमर चेन में ऑक्सीजन के थ्रू क्रॉस लिंकिंग हो जाती है।
अब बात करते हैं एक्शन ऑफ NH3। तो देखिए जब ट्राइफॉस्फेजिन एक्सेस NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो उसके सारे क्लोरीन एटम NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। अब जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 NH3 मॉलिक्यूल रिलीज करके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसको हम फॉस्फेम कहते हैं। देखिए ये हो गया ट्राइफॉस्फेजिन, इसकी रिएक्शन एक्सेस अमोनिया के साथ होती है तो इसके सारे क्लोरीन एटम NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं। अब ये कंपाउंड 3 NH3 मॉलिक्यूल रिलीज करके फॉस्फेम का फॉर्मेशन करता है। अब अगर फॉस्फेजिन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाए जिसमें कि अमोनिया का एक्सेस अमाउंट नहीं होता है तो उस केस में क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये हो गई दो लीनियर पॉलीमर की चेन्स। जब इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है तो नाइट्रोजन एटम के थ्रू इन दोनों लीनियर पॉलीमर्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हो जाएगी रिएक्शन विथ लेड फ्लोराइड। देखिए जब ट्राइफॉस्फेजिन की रिएक्शन लेड फ्लोराइड के साथ होती है तो एक नए ट्राइफॉस्फेजिन का फॉर्मेशन होता है जिसमें क्लोरीन एटम फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। इसको हम कहेंगे पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड और ये होगा पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड। अब अगर ट्राइफॉस्फेजिन और टेट्राफॉस्फेजिन की रिएक्शन पोटेशियम फ्लोरोसल्फाइड के साथ होती है तो उससे भी पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइफॉस्फेजिन। देखिए ट्राइफॉस्फेजिन में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं और इन नाइट्रोजन एटम्स पर लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो बेसिक नेचर शो करेगा, मीन्स ये एज ए ल्यूइस बेस बिहेव करेगा। अब ल्यूइस बेस जब ल्यूइस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उससे एडिशन कंपाउंड्स बनेंगे। देखिए ये हो जाएगा ट्राइफॉस्फेजिन जो कि ल्यूइस बेस की तरह बिहेव कर रहा है और ये हो जाएगा परक्लोरिक एसिड, ये हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड और ये हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये तीनों यहाँ पर ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो जब ल्यूइस बेस और ल्यूइस एसिड कंबाइन होंगे तो उनसे एडिशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा।